खनिज का मतलब ये है कि वो चीज पृथ्वी के इतिहास में कभी ना कभी तो बनी होगी, चाहे वो धात्विक खनिज हो, चाहे वो अधात्विक खनिज हो, चाहे वो ऊर्जा का खनिज हो, कोई सा भी खनिज हो, लेकिन कभी ना कभी तो पहली बार बना होगा ना। उसके बनने की कभी क्रिया रही होगी कि नहीं रही होगी। अगर हम उस क्रिया को समझ जाएं कि देश के किस हिस्से में क्रियाएं हुई हैं, तो क्या हम खनिजों के वितरण को प्रभावी रूप से बता सकते हैं या बताया जा सकता है? सिंपल लॉजिक है ना। ये सवाल है पहला। इस सवाल के साथ इस टॉपिक को देखा जाना चाहिए। अब मान लेते हैं, सपोज करते हैं, हम कह रहे हैं कि भारत में कोयला मिलता है। कोयला क्या है? एक ऊर्जा का खनिज है। क्या ये धात्विक है या अधात्विक होगा? अधात्विक खनिज है। तो क्या कोयला बनने के लिए लकड़ी होना जरूरी है? लकड़ी से ही कोयला बनेगा। तो इसका मतलब है कि भारत में अगर कोयला बना होगा तो देश के उन हिस्सों में बना होगा जहां पर घने जंगल रहे होंगे। पहली बात। नहीं, कहां होना चाहिए? जहां पर जंगल होगा और घने जंगल हो वहां होना चाहिए। दूसरा, जब लकड़ी या पेड़ हैं, जब उनकी आयु कंप्लीट हो जाती है तो टूट जाते हैं और टूटने के बाद नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद दीमक उमक उसमें लगता रहता है और धीरे धीरे करके जो बायोमास था वो खराब हो जाता है। क्या इससे लकड़ी बनेगा? क्या इससे कोयला बनेगा? कि दीमक खा जाएंगे तो कोयला बनता है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हमको एक ऐसा क्षेत्र चाहिए जहां पर बड़ी मात्रा में लकड़ियां नीचे दब गई होंगी, और दब भी होंगी तो क्या उस क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधि होनी चाहिए? या दूसरा, पर्वत निर्माण में क्या भ्रंशन जिस क्षेत्र में हुआ हो, क्या उस हिस्से में भ्रंश मतलब दरार पड़ा हो, तो क्या उस पूरे हिस्से की लकड़ी नीचे दब गए होंगे? और भ्रंश घाटी जब बनता है, जब भ्रंश घाटी बनता है तो क्या उसमें झीलें हो सकती हैं? क्या भ्रंश घाटी में समुद्र हो सकता है? क्या भ्रंश घाटी में नदियां बह सकती हैं? ये तीनों स्थितियां हो सकती हैं। जैसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में क्या है? बहुत सारे लेक हैं। लेक टरकाना है, लेक कीवू है, लेक सीवू है, लेक मलावी है ना। बहुत सारी झीलें हैं जो कि इसमें है। ऐसे ही जॉर्डन नदी है जो कि इजराइल और जॉर्डन की सीमा पे बहता है। किस में बहता है? भ्रंश घाटी में। तो इमेजिन करें कि भारत के जिस हिस्से में भ्रंशन हुआ होगा, दरारें पड़ी होंगी, उस दरार के बीच में जो भी पेड़ पौधे रहे होंगे उसमें उथल पुथल हुई होगी, और अगर वो हिस्सा नीचे धंस गया होगा तो सारे पेड़ नीचे धंस गए होंगे। तो क्या उस दरार में चारों तरफ से पानी बह सकता है उसमें, क्योंकि वो गड्ढा हो गया? तो क्या पानी या नदी का प्रवाह हो सकता है? और अगर नदी बहने लगे तो क्या उसमें गाद बालू मिट्टी का निक्षेपण कर सकता है? और गाद बालू मिट्टी का निक्षेपण हो गया तो क्या लकड़ियां ऑक्सीजन से कट ऑफ हो गई? और ऑक्सीजन से कट ऑफ हो गई तो कोई भी जीव जब बायोमास को खाएगा तो उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और अगर वो बालू के नीचे दब गया तो उसको खा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई। तो लकड़ी क्या धीरे धीरे करके पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट में तब्दील हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि उसमें दीमक नहीं लग पाया, उस बायोमास को खाया नहीं गया क्योंकि ऑक्सीजन से कट ऑफ हो गया, है ना। तो कोयला क्या घाटियों में मिलना चाहिए? महानदी की घाटी, दामोदर घाटी, बारकर घाटी, कृष्णा गोदावरी बेसिन,
इन सब क्षेत्रों में या इन सब घाटियों में हमको मिलता है। तो क्या इन सब घाटियों में दरारें पड़ी होंगी? तो बारकर नदी हो, चाहे दामोदर नदी हो, चाहे महानदी हो, या उसकी सहायक नदियां हो, ये सब भ्रंश घाटी में बहते हैं। और भ्रंशन क्यों हुआ होगा? क्योंकि भारत हिमालय से जाकर के टकराया होगा। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है जहां टकराया होगा वहां संकुचन बहुत ज्यादा हुआ होगा, दबाते दबाते दरारें विकसित हुई होंगी। अब लॉजिक से ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक यहीं पर कंप्लीट कर लेंगे। कि मान लेते हैं कि ये हमारा भारत है, और आज से करोड़ साल पहले भारत का मतलब यही प्रायद्वीपीय भारत था, हिमालय तो था नहीं, गंगा का मैदान तो था नहीं। तो मान लेते हैं चाइना है, इससे जाकर के हम टकरा गए, और टकरा गए तो हमको मालूम है कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और हिमालय पर्वत के दो तरफ से बेंड है। तो अब ये जो बेंड है, तो क्या यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है? तो अगर यहाँ पर हिमालय को मोड़ दिया गया, इसी का विस्तार मैंने आपको बताया था, मेघालय का पठार ना, याद आ रहा है? तो क्या यहाँ पर सबसे ज्यादा धकेला गया होगा? सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट कहाँ है? यहीं पर अवस्थित है, इसी पूर्वी किनारे पर अवस्थित है ना। तो सबसे ज्यादा धकेला गया यहाँ पर, और धकेला गया तो अगर यहाँ वलन पड़ा होगा तो क्या इन पठारों पे दरार नहीं पड़ा होगा? और दरार पड़ा होगा तो ये दरार जैसे एक रेखा में नजर आ रहा है, ये कुछ 100 किलोमीटर हो सकता है ना, और उसमें जितने पेड़ पौधे होंगे नीचे दब गए होंगे, और आसपास में जो भी नदियां या पानी आकर के इस दरार में बह रहा होगा तो गाद बालू मिट्टी का निक्षेपण किया होगा। तो कोयला हमेशा घाटी में मिलता है ना। और ये जो हिस्सा है भारत का, इसमें एक जनजाति रहती है जिसका नाम है गोंड। झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, और मध्य प्रदेश में। तो सबसे बड़ा ट्राइबल कम्युनिटी कौन सा है? गोंड, इस क्षेत्र का। तो क्या हम इसको गोंडवाना लैंड कह सकते हैं? तो भारत के कोयले को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है, या गोंडवाना कोल के नाम से जाना जाता है। अब ये जो गोंडवाना कोयला है कहाँ मिलेगा? क्या भ्रंश घाटियों में मिलेगा? तो क्या यहाँ पर नदियों की उत्पत्ति हुई होगी? इसी नदी का नाम है बारकर, इसी नदी का नाम है दामोदर, इसी नदी का नाम है महानदी, इसी नदी का नाम है कृष्णा गोदावरी, या उसकी सहायक नदी इंद्रावती, है ना। तो क्या इन सब घाटियों में कोयला मिलेगा? और क्या सबसे ज्यादा दरारें पूरब में पड़ी होंगी? क्योंकि सबसे ऊंचा पर्वत यहीं बना है। क्लियर है? तो कोयला सबसे ज्यादा कहाँ होना चाहिए? यहाँ। तो भारत का 98% कोयला यहीं पर है। अब दूसरा लॉजिक ये बताइए, दरार जब टकराया होगा भारत, तो सबसे पहला दरार उत्तर में पड़ा होगा कि दक्षिण में पड़ा होगा? ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में दरार पड़ा होगा या दक्षिण में पहले पड़ा होगा? आराम से सोचिए और बताइए। जहां टकराएगा क्या वहां दरार पहले पड़ेगा कि सबसे पीछे वाले इलाके में दरार पड़ेगा? जहां टकरा रहा होगा वहीं पर सबसे पहले संकुचन होगा ना। तो सबसे पहले दरार कहाँ विकसित होगा? उत्तर में। और जहां दरार विकसित पहले होगा तो क्या वहां के पेड़ पौधे पहले दबेंगे? और जो पेड़ पौधे पहले दबेंगे उसका कोयला अपेक्षाकृत निम्न क्वालिटी का होना चाहिए कि उच्च क्वालिटी का? क्यों? क्योंकि वो पहले बने। और जैसे जैसे नीचे चलते चले जाएं, कोयले की क्वालिटी उच्च होनी चाहिए या लो क्वालिटी होनी चाहिए? क्योंकि ये दरारें बहुत बाद में बनी, इसीलिए इस हिस्से में अपेक्षाकृत उच्च क्वालिटी का कोयला मिलता है, और दक्षिण की तरफ चले आए तो कोयले की क्वालिटी लो होती चली जाती है। आप तमिलनाडु में कहीं पर भी कोयला खोज के दिखाएं जो उच्च क्वालिटी का है, मिलेगा ही नहीं, संभव ही नहीं, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत बाद की। इसीलिए कोयला 4 प्रकार का होता है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। यहाँ पर जो कोयला मिलता है वो लिग्नाइट कोयला है, और यहाँ पर जो कोयला मिलता है वो बिटुमिनस कोयला है। क्यों बिटुमिनस कोयला है? सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला दुनिया में जहां पर भी पाया जाता है उसका इतिहास है कम से कम 300 मिलियन साल। कितना साल? 300 मिलियन। और ये जो दरार पड़ने की परिघटना है, ये परिघटना है 250 मिलियन साल, यानी कि 25 करोड़ साल। क्लियर है? तो 250 मिलियन का मतलब क्या हो गया कि 25 करोड़ साल पहले पुराना कोयला है, और दुनिया में सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला मिलता है, वो कम से कम उसका उम्र कितना है? 300 मिलियन साल। तो भारत तो उस समय 300 मिलियन साल पहले इससे टकरा भी नहीं रहा था, इससे दूर था। दूर था तो कैसे हो जाएगा? संभव ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। क्लियर है? तो नहीं बन पाया। अगर ये प्रक्रिया पहले हो गई होती तो संभवतः भारत में भी एंथ्रासाइट कोयला मिलता, लेकिन हमारे यहाँ इतना, मतलब एंथ्रासाइट के बहुत छोटे छोटे भंडार मिलते हैं। हमारे यहाँ मुख्य भंडार कौन सा है? इसके बाद का परिघटना कौन सा है? जिसको हम बिटुमिनस कोयला कहते हैं।
पीट के बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद एंथ्रासाइट। तो भारत में मुख्यतः कोयला कौन सा है? बिटुमिनस कोयला। और जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे बिटुमिनस से सब बिटुमिनस, लो बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। क्लियर है? तो भारत में दक्षिण में चेन्नई के पास एक फील्ड है जिसका नाम है नवेली फील्ड, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, नाम ही है पूरा उसका, नवेली लिग्नाइट। तो अगर यूपीएससी कहे कि भारत के दक्षिणी इलाकों में उच्च क्वालिटी का कोयला मिलता है और उत्तर वाले हिस्से में अपेक्षाकृत लो क्वालिटी का कोयला मिलता है, तो स्टेटमेंट गलत होगा। अगर कहे, ऐसे ना कर कह के ये कहे कि दक्षिण भारत में जो कोयला मिलता है वो अपेक्षाकृत ज्यादा पुराना है उत्तर भारत या उत्तर पूर्वी भारत के में पाए जाने वाले कोयले की तुलना में, तो स्टेटमेंट गलत होगा। उसके बनने की प्रक्रिया ही बहुत बाद में शुरू हुई और इसके बनने की प्रक्रिया इसकी तुलना में पहले शुरू हुई। तो वितरण समझ में आ गया कोयले का? आसान है कोयले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोयला एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्या इसके लिए भारत में भ्रंशन होना चाहिए? तो भ्रंशन की क्रिया से भारत होकर के गुजरा, यानी कि हिमालय या तिब्बत से टकराने से केवल हिमालय ही नहीं बना, तिब्बत से टकराने से भारत में कोयला भी बना। क्लियर है? ये सारी क्रियाएं भी हुई, हिमालय के बनने नहीं, हिमालय की तरफ बढ़ने या तिब्बत की तरफ बढ़ने से ये सारी क्रियाएं हमारे यहाँ हो गई। अच्छा ही हुआ नहीं? तो कोयले का भंडार क्या भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है? भारत के भूगर्भीय इतिहास को समझे तो हम कोयले का वितरण बता सकते हैं। ये बताइए, क्या आसाम में पेट्रोल मिलता है? गुजरात में, राजस्थान में, मुंबई हाई मिलता है ना? KG-D6 मतलब कृष्णा गोदावरी बेसिन, उसके डेल्टाई क्षेत्र में सब जगह मिलता है। तो जहां पर भी कोयला मिलता है, ऑफशोर या ऑनशोर, ऑफशोर मतलब है समुद्र में या जमीन पे, जहां भी पेट्रोलियम मिलेगा वो तभी मिलेगा जब वो हिस्सा कभी समुद्र में डूबा हुआ हो, जब समुद्र में डूबा हुआ हो। तो आसाम में पहला ऑयल का कुआं खोदा गया जिसका नाम है दिग्बोई। दिग्बोई में क्यों ऑयल मिलता है? क्योंकि कभी ये जो आज आसाम है वो कभी टेथिस सागर में रहा होगा, और टेथिस सागर में रहा होगा तो इसका मतलब है कि क्यों हम सागर कह रहे हैं? क्योंकि सागर में ही जीव जंतु सबसे ज्यादा होंगे, और जो उथला सागर होगा उसमें जीव जंतु ज्यादा होंगे। गुजरने के बाद वो वहीं गुजर रहे होंगे, उसके बाद गाद बालू मिट्टी का निक्षेपण हो रहा होगा, वही जीव जंतु धीरे धीरे करके नीचे जाएंगे। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, उसी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में क्या वो हाइड्रोकार्बन या कार्बन में, हमारा शरीर किससे बना है? कार्बन। तो कार्बन में और पानी के नीचे प्रक्रिया हो रही तो हाइड्रोकार्बन। और टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वो पेट्रोल की जगह किस में तब्दील हो जाएंगे? गैस में, जिसको हम कहेंगे प्राकृतिक गैस। तो इनके बनने के लिए, चाहे पेट्रोल हो चाहे नेचुरल गैस हो, इसके बनने के लिए क्या समुद्र का होना जरूरी है? ये प्रक्रियाएं समुद्र में ही होंगी। तो भारत में जहां जहां पर भी पेट्रोलियम मिलेगा, या तो आज भी समुद्र का हिस्सा है और अगर आज हिस्सा नहीं है तो कभी उस क्षेत्र में समुद्री अतिक्रमण रहा होगा। तो आसाम में अगर पेट्रोलियम मिलता है तो हम कह सकते हैं कि कभी ये टेथिस सागर का हिस्सा था। अगर राजस्थान में और गुजरात में मिल रहा है तो हम कहेंगे कि कभी ये टेथिस सागर का हिस्सा था या समुद्र में डूबा हुआ था, जिसके कारण यहाँ खूब सारे जीव जंतु होंगे, और गुजरने के बाद वहां पर धीरे धीरे करके गाद बालू मिट्टी उस पर एकत्रित हुआ होगा, और धीरे धीरे करके वही जीव जंतु से क्या बन गया? लकड़ी होता तो कोयला बन जाता, और जीव जंतु है तो उससे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बन गया। तो ये भी हमारे इतिहास की कहानी है। तो भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में मिल सकता है क्योंकि वहां टेथिस सागर था, राजस्थान और गुजरात में हो सकता है क्योंकि यहाँ कभी टेथिस सागर था, और तटीय इलाकों में तो हो ही सकता है क्योंकि आज भी वो समुद्र का डूबा हुआ हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में पेट्रोलियम का अगर हम वितरण देखते हैं तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं, अगर भूगर्भिक इतिहास को समझते हैं तो उसकी व्याख्या की जा सकती है। सिमिलरली लोहा एक इंपॉर्टेंट औद्योगिक मिनरल है आज के आधुनिक युग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोहा अगर मिलेगा तो क्या लोहा मिलने के लिए क्या लावा का निक्षेपण जरूरी है? तो भारत के इतिहास में जब हम कहीं से गुजरे, जब भारत हॉट स्पॉट के ऊपर से रीयूनियन से गुजरा होगा, तो भारत में लार्ज मात्रा में कौन सा लावा निकला होगा? अम्लीय या क्षारीय? क्षारीय लावा, जिसमें लोहे की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। तो लावा का निक्षेप जहां जहां भारत में होगा, भारत का जो हिस्सा उससे होकर के गुजरा होगा उसमें उसके निक्षेपण ज्यादा होंगे। छोटा नागपुर का पठार लावा से बना हुआ पठार का उदाहरण है, और लावा कौन सा रहा होगा? क्षारीय लावा। तो छोटा नागपुर के पठार पे लोहा मिलेगा। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार उड़ीसा है, छोटा नागपुर के पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ है, बस्तर का क्षेत्र, दांतेवाड़ा का क्षेत्र, ये सब क्षेत्र। तो ऐसी स्थिति में क्या छत्तीसगढ़ में भी लोहा मिलेगा? तो मिलेगा। क्या उड़ीसा में मिलेगा? तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोहे का निक्षेपण हुआ है। कौन से? क्षारीय लावा का निक्षेपण हुआ है। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम कर्नाटका की तरफ बढ़ेंगे तो वहां भी मिलेगा, गोवा में भी मिलेगा, आसपास का जो इलाका होगा महाराष्ट्र उसमें भी मिलेगा। तो लोहे के निक्षेप के होने के लिए
क्या भारत को एक ज्वालामुखी या हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजरना जरूरी था? और वो हॉट स्पॉट में कौन सा लावा होना चाहिए? क्षारीय लावा। तो हॉट स्पॉट में तो क्षारीय लावा ही होता है। तो भारत में अगर आज लोहे का निक्षेप मिलता है तो क्या उसमें ज्वालामुखी की भूमिका है? और ज्वालामुखी में भी कौन सा? क्षारीय लावा की। तो अगर हमको मालूम है तो हम बता सकते हैं कि भारत में धात्विक खनिज कहाँ मिलेगा। आज हम देखते हैं कि विंध्यान पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है ना, ये सब इलाके हैं। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में क्या है? भ्रंश घाटी है। अब भ्रंश घाटी में आज नर्मदा नदी बहता है। तो कभी ये हिस्सा हो सकता होगा कि समुद्र में डूबा रहा होगा, क्योंकि राजस्थान का हिस्सा डूबा है तो ये भी डूबा होगा। तो क्या जो जीव जंतु हैं उनमें कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिसमें ऊपर हार्ड लेयर होता है, जिसको हम कैल्शियम का लेयर कह सकते हैं। जैसे कछुआ है, ऊपर का लेयर कैसा होता है? बहुत हार्ड होता है ना। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे केकड़ा है, ऊपर वाला लेयर क्या है? हार्ड है, कैल्शियम का। तो ऐसे बहुत सारे जीव होंगे समुद्र में जिसका ऊपर का लेयर कैल्शियम का बना होगा। अब समुद्र में जब कैल्शियम एकत्रित हुआ होगा, मतलब उनका जब पूरा शरीर खत्म हो गया होगा, तो नाखून बचा होगा। नाखून का मतलब कैल्शियम। ऊपर वाला जो होगा वो ऊपर गाद बालू मिट्टी का निक्षेपण हुआ, धीरे धीरे करके ये कैल्शियम है ना, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में यही कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाएगा, है ना। कैल्शियम जो है पानी में है ना, समुद्र में ही पानी है, मतलब समुद्र है मतलब पानी है। और पानी है तो क्या पानी में लगातार पवने समुद्र के ऊपर चलेंगी तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोलेंगी? तो क्या पानी में कार्बन डाइऑक्साइड होगा? और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जब पानी में मिलेगा तो क्या बनाएगा? H2CO3, कार्बोनिक एसिड, एक अम्ल बना लेगा। और जब कार्बोनिक एसिड समुद्र में ऐसे जीव जंतु के जो बचे हुए अवशेष होंगे, जब उसके साथ रिएक्ट करेगा तो उसको घोलने की क्षमता रखेगा। और घोलने के बाद अगर धीरे धीरे करके निक्षेप हो गया तो वही चूना पत्थर कहलाएगा, लाइमस्टोन। तो भारत में जहां जहां चूना पत्थर मिलेंगे, क्या कभी उस क्षेत्र में समुद्र रहा होगा? और उस समुद्र में कैसे जीव रहे होंगे? कैल्शियम, जिनके ऊपर खोल बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा कैल्शियम का लेयर रहा होगा। आज वही कैल्शियम CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, जिसको हम चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। और आज भारत में जो सीमेंट उद्योग है उसका 65 से 70% वजन में केवल और केवल चूना पत्थर होता है। तो सीमेंट उद्योग कहां पर होगा? जहां पर चूना पत्थर मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग किसका इस्तेमाल करता है? चूना पत्थर का। उसी को पीसता है, पीसने के बाद उसकी पैकेजिंग करता है, उसमें थोड़ा लोहा मिलाता है, थोड़ा उसमें राख मिलाता है, अलग अलग चीजें स्ट्रेंथ देने के लिए मिलाता है, और फिर उसको सीमेंट बना देता है। लेकिन मैक्सिमम रॉ मटेरियल क्या है? चूना पत्थर। तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका, मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है ना, पश्चिमी हिस्सा, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी इलाका, इन सब क्षेत्रों में हमको चूना पत्थर के विशाल भंडार देखने को मिलते हैं। तो क्या इन हिस्सों में सीमेंट इंडस्ट्री विकसित होगा? तो सीमेंट इंडस्ट्री का भी कंसंट्रेशन इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाएगा। राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, मतलब अरावली का पूरब वाला हिस्सा, मध्य प्रदेश का हिस्सा, मध्य प्रदेश का लगभग पूरा वाला हिस्सा किससे लगा हुआ? विंध्याचल पर्वत से लगा हुआ। इन सब हिस्सों में हम देखेंगे कि अपेक्षाकृत चूना के विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो बड़े आराम से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि लोहा कहाँ मिलेगा, कोयला कहाँ मिलेगा, पेट्रोलियम के भंडार कहाँ मिलेंगे। उसके अपने तर्क है, उसके अपने लॉजिक है ना। लॉजिक का मतलब है कि पृथ्वी का अपना एक इतिहास है। अब ये बताइए कि जहाँ लोहा मिलेगा उसके आसपास अन्य धात्विक खनिज भी मिल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ से जब बेसाल्ट आया होगा, मतलब जब क्षारीय लावा आया होगा, तो उस धात्विक खनिज, उस धात्विक लोहे के साथ साथ अन्य धात्विक खनिजों का भी निक्षेपण हुआ होगा, है कि नहीं। यही टॉपिक है हमारा। अब इसी को देखें तो खनिज में क्या है? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन का खनिज। यही है ना टॉपिक हमारा, यही हमको तैयार करना है। हो गया? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। तो कोयला पेट्रोलियम की व्याख्या हो गई, नेचुरल गैस की भी हो गई, यहां पर लोहा, इसकी व्याख्या हो गई। अधात्विक खनिजों में मेन क्या है? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर कहाँ मिलेगा? जहाँ कैल्शियम का निक्षेपण होगा, जहाँ कभी समुद्र रहा होगा और वैसे जीव रहे होंगे जिसमें खोल रहा। बलुआ पत्थर, नदी की घाटी में बालू ज्यादा होता है, तो आज यमुना के मैदान के नीचे, क्या सबसे नीचे, क्या बालू के ऊपर भार बढ़ने के कारण क्या बलुआ पत्थर होगा? लाल किला किससे बना है? बलुआ पत्थर से। चाहे आगरा का हो चाहे दिल्ली का हो, किससे बना है? बलुआ पत्थर। जितने भी प्राचीन स्ट्रक्चर आप उत्तर भारत के मैदान में देखेंगे, सब किससे बने हुए? बलुआ पत्थर से। क्यों? लोकली अवेलेबल पत्थर कौन सा था? बालू था। तो बालू का नीचे, जैसे जैसे बालू नीचे जाएगा, ऊपर के भार के कारण क्या बनेगा? बलुआ पत्थर बनेगा। उसका नाम बताए थे ना, कॉन्ग्लोमेरेट हो सकता है, और क्या हो सकता है? बलुआ पत्थर हो सकता है, और क्वार्ट्ज हो सकता है, हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो आसपास इन सब चीजों से
जो है स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। तो बलुआ पत्थर क्या है? अधात्विक खनिज है, बालू से बना हुआ। तो यहाँ पर वही पॉइंट है, यही सब लिखा है। अब यहाँ लॉजिक से देखें, उत्तर पूर्वी का पठारी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र मतलब वही छोटा नागपुर का पठार वाला इलाका। तो क्या है, छोटा नागपुर के पठार पे लावा आया था, बेसाल्टिक लावा, तो क्या लोहा मिलना चाहिए? क्या ये हिस्सा जो था वो तिब्बत से टकराया होगा? तो तिब्बत से टकराया होगा तो क्या यहाँ भ्रंशन हुआ होगा? तो भ्रंशन हुआ होगा तो क्या कोयला मिलना चाहिए? तो कोयला मिलेगा। क्या मिलना चाहिए? लोहा मिलना चाहिए। तो लोहा और कोयले का कॉम्बिनेशन सबसे शानदार है। उद्योग धंधों के विकास के लिए लोहा चाहिए और लोहे को गलाने के लिए कोयला चाहिए, और दोनों यहाँ पर होगा तो उद्योग धंधों का विकास बेहतर तरीके से हो सकता है। इस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर, उड़ीसा का पठार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के हिस्से शामिल होंगे। क्या मिलेगा? क्या धात्विक खनिज मिलेगा? तो लौहयस्क मिलेगा। क्या कोयला मिलेगा? तो कोयला मिलेगा। बॉक्साइट धात्विक खनिज है, मैग्नीज धात्विक खनिज है, तो यहाँ धात्विक खनिज भी मिलेंगे और कोयला भी मिलेगा। खनिज हृदय भूमि, खनिज हृदय भूमि का मतलब है दुनिया में बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहां पर दोनों चीजें साथ में मिलती हैं, क्योंकि कोयला बनने की क्रिया अलग है और लोहा बनने की क्रिया अलग है, और दोनों क्रियाएं किसी एक जगह पे हो जाएं तो वो शानदार क्षेत्र हो जाएगा। तो इस संदर्भ में जो छोटा नागपुर का पठार उसके आसपास के हिस्से हैं, इसको कहा गया खनिज हृदय भूमि, क्योंकि यहाँ पर धात्विक खनिज भी हैं और साथ ही साथ ऊर्जा के भी खनिज हैं। मध्य भारत का क्षेत्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये दूसरा एक बड़ा बेल्ट है। क्या यहाँ पर चूना पत्थर मिलेगा? मध्य प्रदेश वाला इलाका, बताए लॉजिक। क्या यहाँ पर मैग्नीज और लोहा भी मिलेगा? लोहा भी मिलेगा। क्या यहाँ कोयला मिलेगा? महानदी का बेसिन, दामोदर के बाद, बारकर के बाद नीचे महानदी बेसिन। तो भ्रंशन हुआ, भ्रंशन हुआ तो कोयला भी मिलेगा। तो सेम चीज, धात्विक और अधात्विक खनिज। नीचे चले जाते हैं तो दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र, कर्नाटक, गोवा, क्या यहाँ पर भ्रंशन की क्रिया प्रभावी हो पाई होगी? बहुत बाद में हुई होगी। तो क्या कोयला मिलेगा यहाँ? अगर मिला भी तो इंफीरियर क्वालिटी का मिलेगा कि अच्छी क्वालिटी का मिलेगा? है ना, रॉ क्वालिटी का। तो क्या मिलना चाहिए? मूलतः धात्विक खनिज, क्योंकि बेसाल्टिक लावा का प्रवाह हुआ होगा। तो किसके लिए फेमस होगा? धात्विक खनिज के लिए। लौहयस्क और बॉक्साइट धात्विक खनिज से परिपूर्ण है। कोयला मिलेगा तो कैसा होगा? उच्च क्वालिटी का कि लो क्वालिटी का? क्या नाम है इसका? लिग्नाइट। लॉजिक वही, मतलब याद करना आसान हो गया कि नहीं? नहीं तो याद करते रहिए नवेली नवेली, याद करते रहिए लोहा लोहा, और लॉजिक से कर लीजिए तो फिर आसान हो जाएगा। फिर लॉजिक लगाएंगे ना वहाँ पर, कि अगर वहाँ दिया होगा और लिखेगा कि यार यहाँ पर ना लो क्वालिटी का कोयला मिलेगा, तो आप लॉजिक लगाएंगे कि हाँ मिलना तो चाहिए। और अगर लिखेगा कि उच्च क्वालिटी का कोयला मिलना चाहिए, आप सोचेंगे कैसे मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है, ये क्रिया बाद में हुई होगी, है ना। तो यहाँ पर नहीं होगा। तो मुख्यतः क्या होगा? यहाँ पर धात्विक खनिज होंगे, ये स्टेटमेंट ठीक होगा। अधात्विक खनिज मिलेंगे भी, अधात्विक खनिज अगर मिले भी, जैसे कोयला मिला, तो ये उच्च क्वालिटी का नहीं हो सकता है। ठीक है, बढ़ूं आगे। उत्तर पश्चिमी पठारी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान में अरावली, पूरा खोद दिया इसको लोगों ने चट्टान के लिए ना मूलतः। तो अगर इसमें देखा जाए तो कौन सा मिलेगा? बलुआ पत्थर, उसके आसपास संगमरमर। संगमरमर किससे बनता है? अच्छा, मार्बल को संगमरमर कहते हैं। मार्बल को हिंदी में संगमरमर कहा जाता है। अब आराम से सोचते हैं, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये सब हिस्सा मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों वाले इलाके, मतलब मालवा का पठार मध्य प्रदेश में भी है और राजस्थान में, उसके किनारे में अरावली पर्वत। अब थोड़ा आराम से सोचते हैं इसको। चूना पत्थर है। क्या अरावली दुनिया की सबसे प्राचीनतम चट्टानों में से एक है? तो अरावली की उत्पत्ति भी तो महासागर से ही हुई होगी कभी। अब उसके नीचे जो मटेरियल होगा उसने सबसे ज्यादा वलन और भ्रंशन को देखा होगा कि नहीं? और ऊपर के भार के कारण नीचे जो चट्टानें होंगी क्या अपने मूल स्वरूप में होंगी या कायंत्रण हो गया होगा हाई हीट और हाई प्रेशर के कारण? तो जो भी उस समय चूना पत्थर बना होगा, क्या वो चूना पत्थर के रूप में मिलेगा या चूना पत्थर का कायंत्रण हो गया होगा? और चूना पत्थर का कायंत्रण होता है तो बनता है संगमरमर, मार्बल। तो कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट वही है, चूना पत्थर ही, लेकिन चूना पत्थर का कायंत्रण हाई हीट और प्रेशर से हो जाएगा। तो वही चूना पत्थर क्या कहलाएगा? मार्बल या संगमरमर। तो अगर यहाँ लिख दिया है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर अरावली वाले हिस्से में कि यहाँ पर मार्बल मिलेगा, तो लॉजिक तो ठीक ही है, तर्क तो ठीक ही है। अब क्या अरावली वाला इलाका गुजरात तक जाता है? ठीक है, मतलब गुजरात, मतलब राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर तक जाता है। माउंट आबू गए हैं कभी? दिलवारा टेम्पल का नाम तो जरूर सुने होंगे ना कल्चर में,
किससे बना हुआ है? सफेद मार्बल से। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल यही था। अगर बालू मिलता तो बालू से बन जाता वो, लेकिन वहां मिला क्या? संगमरमर। क्योंकि कायंत्रण हुआ ना वहां पर, जो भी चूना पत्थर था, अरावली का प्रेशर, इतना भारी चट्टान जब इसका हुआ होगा तो नीचे की चट्टानों पे भार बढ़ा होगा। हाई हीट और हाई प्रेशर के कारण क्या हुआ होगा, यहाँ का चूना पत्थर किस में तब्दील हो गया? संगमरमर में। और संगमरमर मिला, वहीं से निकाल करके माउंट आबू में दिलवारा टेम्पल बन गया, जैन मंदिर है ना। देखेंगे तो आप उसका, उसकी नक्काशी देखेंगे तो आप सोचेंगे कि, है ना, 2 पन्ना लिखने में हमारी हालत खराब हो जाती है। एक नक्काशी करने में सालों लगे होंगे, महीनों लगे होंगे। आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि पहले के लोगों में संयम कितना था, पेशेंस कितना था। मशीन तो नहीं रहा होगा, वही छीनी हथौड़ी से बेचारे ठोक ठोक के बनाए होंगे। इमेजिन करिएगा कि हर इमेज फोटोकॉपी नजर आएगा हाथ से बनाने के बाद भी। मशीन भी वैसा फोटोकॉपी नहीं कर सकता, इतनी सुंदर नक्काशी है। किस पे? मार्बल पे। मार्बल दूर से नहीं लाए होंगे, है ना, मार्बल वहीं मिला। तर्क समझ में आ गया क्यों? सेम चीज है। मध्य प्रदेश का हिस्सा, मध्य प्रदेश के पूरे हिस्से में बताया ना, तो मध्य प्रदेश का या अरावली के पूर्वी हिस्से में सेम कंडीशन, मतलब मध्य प्रदेश से लगा हुआ हिस्सा है। तो बलुआ पत्थर मिल जाएगा, संगमरमर मिल जाएगा, ये है। जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, ये सब है। डोलोमाइट और चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है। तो ये जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, मतलब मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, ये सब फेमस ही चूना पत्थर के लिए। जहाँ जहाँ पर कायंत्रण हो गया वो चूना पत्थर किस में तब्दील हो गया? मार्बल में तब्दील हो। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा? अरावली के आसपास होगा ना, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? सबसे प्राचीन अरावली। तो कायंत्रण सबसे ज्यादा हाई हीट और प्रेशर से कहाँ हुआ होगा? इसी क्षेत्र में हुआ होगा। तो अरावली वाले हिस्से में चूना पत्थर ना हो करके हम उसको संगमरमर कह देंगे, और पूर्व वाले इलाके में उसको संगमरमर ना करके चूना पत्थर कह देंगे। बस यही लॉजिक है। ये है भारत में वितरण खनिजों का, मिनरल्स का। मुश्किल है कि आसान है? यही है। अब इसी को देखिएगा, इसी के बारे में चर्चा है। थोड़ा सा इसमें देखिएगा। अब इसी में कुछ कुछ लोकेशंस हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर लोहा है, तो लोहा में क्या सवाल आपसे कर सकता है? थोड़ा सा इस, कुछ मत करिएगा, मैप पढ़िएगा। इसमें क्या होगा, जैसे हमने एक लॉजिक से तो समझ लिया कि यार झारखंड में होगा, हमने समझ लिया कि छत्तीसगढ़ वाले इलाके में होगा, हमने ये समझ लिया कि कर्नाटका वाले इलाके में होगा। यहाँ पर कुछ माइनिंग एरियाज हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर सुंदरगढ़ है, मयूरभंज है, क्योंझार है, ये सब कुछ इलाके हो जाएंगे। आयरन ओर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुंदरगढ़ हो गया, मयूरभंज हो गया और क्योंझार हो गया। अगर इन तीनों को देखें तो पास पास है। इसमें से सुंदरगढ़ सबसे ऊपर में है, फिर मयूरभंज है और फिर क्योंझार। ऐसे ही मान लेते हैं कर्नाटका में आ जाते हैं, तो कर्नाटका में कुद्रेमुख फेमस है ना। कुद्रेमुख घोड़े जैसा, कन्नड़ भाषा में जिसकी आकृति घोड़े जैसे, घोड़े के मुख के समान हो, उसको कुद्रेमुख कहा गया। घोड़े का मुख, कुद्रे मतलब घोड़ा, घोड़े के मुख जैसा। तो एक फेमस हो गया। इसको नीचे देखेंगे तो क्या है? चिकमंगलूर है। ऊपर देखेंगे तो चित्रदुर्ग है। तो हो सकता है आपको 3-4 नाम दे दे, वो कहेगा कि उत्तर से दक्षिण अरेंज करिए। तो कुछ नहीं करिएगा, ऐसे नामों को थोड़ा सा जाकर के देखिएगा। रियलाइजेशन थ्रू विजुअलाइजेशन है, मतलब मैप में बना करके उसकी डिटेलिंग कर दी गई है कि थोड़ा भी देखें तो आप उसके बारे में व्याख्या कर सकें। मतलब उत्तर से दक्षिण वाले नाम दिए जाए तो किए जा सके। सेम सिचुएशन यहाँ पर बाकी के लिए किया गया है। ये लोहा है, लोहा 4 प्रकार का होता है, साइडराइट, लेमोनाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। क्लियर है? लोहे जैसे कोयले का वैरायटी होता है ना, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, वैसे ही लोहे की वैरायटी को हम 4 नामों से जानते हैं, और सबसे उच्च क्वालिटी का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है। ठीक है? साइडराइट, लेमोनाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। सबसे उच्च क्वालिटी कौन सा है? मैग्नेटाइट और हेमोटाइट। भारत में उच्च क्वालिटी का लोहा मिलना चाहिए, लो क्वालिटी का, मतलब अंदर से दिल क्या कहता है, लेकिन मिलता है लो क्वालिटी का। अगर ऐसा यूपीएससी स्टेटमेंट देगा तो क्या बोलेंगे? गलत स्टेटमेंट है। भारत में उच्च क्वालिटी का लोहा मिलता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ध्यान रहेगा, उच्च क्वालिटी का। उच्च क्वालिटी का लौह अयस्क मिलता है, का मतलब है लौह अयस्क मतलब बहुत सारी इंप्योरिटी होगी, और 70%, अगर 100 ग्राम आपने एक पत्थर लिया तो 30 ग्राम इंप्योरिटी होगी, उसमें 70 ग्राम के आसपास लोहा निकल जाएगा। तो उच्च क्वालिटी का है। उच्च क्वालिटी का होगा तो इसका मतलब हमारा खर्चा कम होगा पिघलाने का, क्योंकि अपव्यय कम होंगे। तो क्या भारत कॉम्पिटिटिव होगा विश्व में लौह लौह लौहयस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से या लौह इस्पात के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो भारत कॉम्पिटिटिव है ना। विश्व में जो निर्यात है वर्ल्ड में, या उसमें मेजर मार्केट पे शेयर है चाइना का। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना लौह इस्पात का। विश्व का 50% लोहा अकेले प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? सेकंड नंबर पे हमें है, और हम प्रोड्यूस करते हैं 10%। तो अंतर कितना हो गया? बहुत ज़्यादा।
क्लियर है? तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना। और सेकंड नंबर पे कौन है? हम। सुन के अच्छा लग रहा होगा कि यार 50 है ना उसके आसपास, लेकिन 50 और 10 का अंतर है। वो 50% प्रोड्यूस करता है, हम 10% प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हाँ सेकंड नंबर पे तो है। और कहने का मतलब ये है कि सेकंड नंबर पे हम हैं और हमारा लोहे का क्वालिटी अपेक्षाकृत उच्च क्वालिटी का है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का है। ठीक है, ऐसा यूपीएससी स्टेटमेंट देगा तो ठीक होगा, यही लिखा हुआ है इसमें। क्या बोले? उनका मॉडल जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का है। दुनिया भर में सबसे बड़ा निर्यातक लोहे का, लौह इस्पात का चाइना है। ठीक है, सबसे ज्यादा दुनिया भर में निर्यात कौन करता है? चाइना। हमारा लोहा अगर किसी देश में पहुंचता है और चीन का लोहा पहुंचता है तो लोग चीन का लोहा खरीदते हैं, बाकी छोड़िए हम ही खरीदते हैं, है ना, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। एक बात है, अगर बचपन में आपको ध्यान होगा जो कील ठोकते थे ना दीवार पे, उस पे जंग लग जाता था। अब आता है चाइनीज कील, है ना, उसको ठोक दीजिए और कपड़ा उसमें डाल दीजिए, कभी उस कील में जंग नहीं लगेगा। तो मेट्रोलॉजी किसकी विकसित हो गई? चीन की। तो कील तक खरीदते हैं, ऐसा समझ लीजिए। कील कहाँ से आता है? चाइना से। नाम है चाइनीज कील। देखते होंगे ना वो एल्युमिनियम के फिनिशिंग का होता है, थोड़ा सा वाइट कलर का। हाँ, क्या बोले? चेयर पे भी लगा हुआ, अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसी को चाइनीज स्केल कहा जाता है। मतलब कहने का द पॉइंट इज कि मेट्रोलॉजी विकसित है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मॉडल है, तो अपेक्षाकृत ये करता है। ठीक है, बाकी कहानी क्लास में सुनाए होंगे, ध्यान होगा, अमेरिका वाला और वो, है ना। अमेरिका और भारत का जब सामान पहुंचता है, मतलब भारत और चीन का सामान जब अमेरिका के बाजार में पहुंचता है, तो अमेरिका कहता है कि भारत पे कम टैक्स लगाऊंगा, आप पे ज़्यादा टैक्स लगाऊंगा। इसीलिए अमेरिका के बाजार में हमारा लोहा बिकता है। जिस दिन टैक्स बराबर कर देगा उस दिन लोहा चीन का बिकेगा। क्लियर है? तो अगर अमेरिका की टैक्स की नीतियों में परिवर्तन होता है तो भारत के लिए संकट की स्थिति होगी। आज भारत अमेरिका को जो सामान बेचता है, जो सामान बेचता है उसमें अमेरिका ही एक ऐसा देश है बड़े देशों में जिसको हम सामान ज़्यादा बेचते हैं और उससे आयात कम करते हैं, यानी कि हमारा भुगतान संतुलन पॉजिटिव है। और चीन के साथ व्यापार करते हैं तो चीन हमको सब बेच देता है, हम कुछ नहीं बेच पाए, मतलब बहुत कम बेच पाते हैं, उसका अलग कहानी है। वो चाइना की अलग नीतियाँ हैं। फार्मा सेक्टर, सर्विस सेक्टर हमको एंटर नहीं करने देता, लेकिन कुल मिलाकर के अमेरिका का बाजार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका को समझाना पड़ता है कि चीन पे ना जितना टैक्स लगाते हो और लगाओ, लेकिन हमारा जब सामान एंटर करे तो उस पर थोड़ा सा रियायत दो। क्लियर है? तो ये सब बातें हैं कुल मिलाकर के। तो ये पॉइंट अब देखिएगा, पढ़िएगा इसको, और तो कुछ समझाने का है नहीं। ऊर्जा के स्रोत के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा, ऊर्जा के स्रोत को तो कुछ मत करिए। ऊर्जा के स्रोत में कोयला वाले तो बता ही दिए। कोयला में गोंडवाना कोल मैक्सिमम कहाँ पर होगा? यहाँ पर रानीगंज और झारिया, ये दो जगह है। रानीगंज वेस्ट बंगाल में है और झारिया झारखंड पे, बॉर्डर पे अवस्थित है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर पूरब से पश्चिम नाम याद रखिएगा। जैसे रानीगंज है, फिर झारिया है, फिर बोकारो है, फिर कोरबा है या सिंगरौली है। तो हो सकता है पूरब से पश्चिम नाम दे, तो ये सब इंपॉर्टेंट माइनिंग एरियाज हैं, है ना। तो पूरब से पश्चिम की तरफ नाम देगा तो थोड़ा यहाँ पर उत्तर दक्षिण से ज़्यादा पूरब से पश्चिम है। हो सकता है ऐसे ना दे, रानीगंज दे, झारिया दे, फिर तालचर दे, फिर कोरबा या सिंगरौली दे। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कि पूरब से पश्चिम कौन से यहाँ पर माइनिंग एरियाज हैं। इस तरीके से थोड़ा तैयार करिएगा। पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट, नीचे वाला लो क्वालिटी का होगा, ऊपर वाला उच्च क्वालिटी का। उच्च क्वालिटी का मतलब क्या हो गया? कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी। 80 से 85% ऊपर वाले में होगा, एंथ्रासाइट में। कहाँ गया ये एंथ्रासाइट? 80 से 85 या 90% माल। तो इससे कम होगा कहाँ पर? बिटुमिनस वाले में 60 से 80, लिग्नाइट वाले में 40 से 60, और 40 से कम पीट। क्लियर है? इस तरीके से पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा? जहाँ पर कभी वो समुद्र का अतिक्रमण रहा हो। तो कौन सा हिस्सा होगा? एक आसाम वाला इलाका हो गया, एक कृष्णा गोदावरी बेसिन वाला हो गया, यहाँ पर एक ये तमिलनाडु वाला एक हिस्सा है ना। ये भी यहाँ अतिक्रमण देखने को मिला। ये मुंबई हाई। आज भारत का मैक्सिमम मैक्सिमम ऑयल का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? मुंबई हाई। इसके आसपास अंकलेश्वर है, बसाई है, कुछ क्षेत्र हैं। 40% के आसपास का अकेला प्रोडक्शन ऑफशोर है, मतलब इन इलाकों से होता है। आंकड़े हैं क्या इसमें? एक बार देखने दें। अच्छा नहीं, ठीक है,
चलिए एक लास्ट पॉइंट इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, प्राकृतिक गैस वाला। प्राकृतिक गैस का फॉर्मूला है मीथेन। मतलब सबसे ज्यादा क्या होता है, प्राकृतिक गैस का मतलब है मीथेन। तो अगर हम नेचुरल गैस कहते हैं तो हम कह रहे हैं मीथेन, और मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH4, है ना, CH4। तो एक ज्वलनशील पदार्थ है। अब इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, मतलब 1 किलो मीथेन ले, या इसको प्राकृतिक गैस कहें, और 1 किलो पेट्रोलियम ले, 1 किलो में ऊर्जा का घनत्व प्राकृतिक गैस में ज्यादा है और पेट्रोलियम में अपेक्षाकृत कम है। क्लियर है? इसीलिए जब गाड़ी में दोनों फ्यूल को भरा जाएगा तो जो CNG होगा, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, या जिसको हम प्राकृतिक गैस कह सकते हैं, जिसको मीथेन कह सकते हैं, इससे वही गाड़ी 30 किलोमीटर का एवरेज देगी, तो वही 1 लीटर पेट्रोल अगर हम डालते हैं उस गाड़ी में तो वो 15 से 20 किलोमीटर का एवरेज देगी। क्लियर हो गया? तो ऊर्जा का घनत्व किस में ज्यादा है, पेट्रोलियम में या प्राकृतिक गैस में? प्राकृतिक गैस में। ठीक है, ऐसा अगर स्टेटमेंट देगा तो ध्यान में रखिएगा। अब ये बताइए कि प्राकृतिक गैस सस्ता मिलता है या महंगा मिलता है? पेट्रोलियम की तुलना में सस्ता मिलता है। तो प्राकृतिक गैस का कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा है, और प्राकृतिक गैस का कैलोरीफिक वैल्यू के साथ साथ उसका कॉस्ट भी कम है। और जब पेट्रोल जलता है तो वायु में प्रदूषण फैलाता है, लेकिन जब मीथेन जलता है तो कंप्लीटली जलता है। इससे प्रदूषण की मात्रा, नाइट्रोजन, सल्फर, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड्स, इसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। तो ज्यादा बेहतर फ्यूल कौन सा है, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस? नेचुरल गैस। तो क्या भारत को गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए? गैस बेस्ड अर्थव्यवस्था का मतलब है कि पेट्रोल से ज्यादा बेहतर कौन सा है, गैस। क्यों? क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। तो क्या हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होगा? तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होगा तो क्या मुद्रास्फीति कंट्रोल कर सकते हैं? भारत में जो आयात करते हैं हम ऊर्जा का, पेट्रोलियम का 80% आयात करते हैं, उसका मैक्सिमम इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आप बना लें, उसके ट्रांसपोर्ट में सर्टेन अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम के पदार्थ लगेंगे। तो अगर हम पेट्रोलियम की जगह गैस बेस्ड इकोनॉमी में स्विच कर जाएं तो क्या हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होगा? तो क्या मुद्रास्फीति में कमी आएगी? और मुद्रास्फीति अगर कम हो गई तो क्या लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी? मुद्रास्फीति मतलब पहले आप 100 रुपए लेकर के जा रहे थे और मान लेते हैं 1 किलो या 2 किलो टमाटर खरीद के ला रहे हैं, और उसकी जगह अगर 100 किलो में अब, या 40 रुपए 50 रुपए में अगर आपने 2 किलो टमाटर खरीद लिया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो जाएगा, तो क्या वो जो 50 रुपए बचा उससे क्या अन्य कंज्यूमर गुड्स के डिमांड बढ़ेंगे? वो 50-50 की सेविंग आगे चल करके फ्रिज खरीदने में मदद करेगा, दोपहिया वाहन खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, घर की अन्य ज़रूरतें खरीदेंगे। तो क्या ऐसे उद्योग धंधों का डिमांड बढ़ेगा, या ऐसे प्रोडक्ट का? और ऐसे उद्योग धंधों का डिमांड बढ़ेगा तो क्या रोजगार का सृजन होगा? क्या लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा? क्या अर्थव्यवस्था में रोजगार मिलेगा, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो क्या अर्थव्यवस्था का विकास दर तेज होगा? विकास तेज हो जाएगा। तो क्या भारत को गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ स्विच करना चाहिए? तो होगा, करना चाहिए। उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो संधारणीय विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, कार्बन फुटप्रिंट कम है ना, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। ऐसे कुछ तार्किक रूप से कुछ बातें रखी जाएं तो उसको ध्यान में रखना है। और बाकी प्राकृतिक गैस के बारे में वही है कि प्राकृतिक गैस, कोल बेड मीथेन, कोयले से भी चर्चा हुआ था क्लास में, कभी अगर ध्यान होगा जिन्होंने किया होगा, कि कोल बेड मीथेन कि कोयले के लेयर को हटाया जाता है तो कोयला कहाँ मिला, लकड़ी, और उस लकड़ी में जो भी कीट पतंगे, जीव जंतु जो भी रहे होंगे वो उसके साथ दब गए। समय के साथ साथ वो कीड़े मकोड़े या जो भी जीव जंतु फंस गए हैं उनके अवशेष गैस बन जाएगा, और जो कोयला है, जो लकड़ी था, वो कोयला बन जाएगा। तो कोयला जहां जहां मिलता है उसके लेयर्स में हमको गैस भी मिलता है, इसी को हम कोल बेड मीथेन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो वही पॉइंट लिखा है, इसको स्वीट गैस भी कहा जाता है ना। अगर इस स्वीट गैस में सल्फर की मात्रा ज्यादा हो जाए तो हम इसको सोर गैस कह देते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम भी सेम है, हाइड्रोकार्बन CH का कॉम्बिनेशन है, तो हम कहते हैं पेट्रोलियम स्वीट और सोर। तो स्वीट का मतलब है जिसमें प्रदूषण की मात्रा कम है, जिसमें प्रदूषण की मात्रा ज्यादा हो जाती है हम उसको स्वीट की जगह सोर कहते हैं। क्लियर है? सिंपल। तो अगर हम कह रहे हैं स्वीट पेट्रोलियम तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, प्रदूषकों की मात्रा कम है। और अगर हम कह रहे हैं कि नाइट्रस और सल्फर ऑक्साइड ज्यादा है तो हम कह रहे हैं सोर। तो ये बताइए कि किसका ट्रीटमेंट करने में ज्यादा खर्चा होगा, स्वीट वाले और सोर वाले? सोर वाले का खर्चा रिफाइनरी में, उसको रिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि अभी भारत स्टेज 6 है भारत में लागू, तो भारत स्टेज 6 मानव का मतलब क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड पेट्रोलियम या डीजल में बहुत कम होने चाहिए।
तो अगर सौर गैस या सौर पेट्रोलियम है और उसमें नाइट्रस और सल्फर की मात्रा ज़्यादा है, तो उसको रिफाइन करके कम लाने में खर्चा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो भारत कोशिश क्या करेगा कि हमको कैसा तेल मिले, स्वीट, मतलब हम ऐसा तेल आयात करें जिसमें रिफाइनिंग का खर्चा अपेक्षाकृत कम हो। तो इसी को स्वीट या सौर के नाम से, या गैस, उसमें स्वीट और सौर हो सकता है कि CH4 प्योर फॉर्म में तो मिलेगा नहीं, उसके साथ विभिन्न प्रकार के अपव्यय होंगे या गैस होंगे, तो उसमें नाइट्रस और सल्फर हो गया तो हमको उसको प्रभावी रूप से अलग करना पड़ेगा, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। और अगर स्वीट हुआ तो इनकी मात्रा कम होगी तो उसको परिष्कृत करने में खर्चा अपेक्षाकृत कम आएगा। तो उसी स्वीट और सौर गैस को स्वीट और सौर पेट्रोलियम भी कह सकते हैं। तो अगर यूपीएससी सौर पेट्रोलियम कहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, उसमें सल्फर और कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा है। यही प्राकृतिक गैस भी है, प्राकृतिक गैस का भी सेम कॉम्बिनेशन है, सेम फॉर्मूला है। तो अगर हम, है ना, मीथेन कहें या प्राकृतिक गैस कहें, एक ही मतलब है। अब इसी में बस एक पॉइंट है एलपीजी वाला, एलएनजी वाला, सॉरी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो बस इसमें पॉइंट ये रखते हैं कि क्या भारत मुख्यतः आयात करता है प्राकृतिक गैस का, प्राकृतिक गैस का आयात करता है। अगर प्राकृतिक गैस का हम आयात करते हैं तो ये बताइए कि गैस तो फैला हुआ होगा, तो अगर हम गैस के रूप में इसका आयात करेंगे तो क्या आयात बिल बढ़ेगा? अगर हम उसको संकुचित कर लें, कंडेंस कर लें, तो उतनी ही एरिया में ज्यादा प्राकृतिक गैस ला सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ऑयल के बड़े बड़े टैंकर हैं, है ना, ऑयल के या गैस के बड़े बड़े टैंकर हैं। अगर हम प्राकृतिक गैस को गैस के फॉर्म में लाते हैं तो ज्यादा फैला हुआ होगा, यानी कि हम उस बड़े टैंकर में अपेक्षाकृत कम गैस ला पाएंगे। लेकिन अगर हम उसको संकुचित कर लें तो उतने ही टैंकर में हम अपेक्षाकृत ज्यादा गैस ला पाएंगे। तो हमको कैसे लाना चाहिए, फैला हुआ गैस या संकुचित गैस? और संकुचित करने के लिए क्या ठंडा करने से संकुचन हो सकता है? तो क्या हमको लिक्विड के फॉर्म में लाना चाहिए? गैस अगर लिक्विड हो गया है तो क्या गैस से तरल अवस्था में पहुंचने के लिए ठंडा करना पड़ेगा कि गर्म करना पड़ेगा? गैस से तरल अवस्था में, समझ पा रहे हैं? अगर तरल अवस्था से गैस बनाना पड़े तो क्या गर्म करना पड़ेगा? तो सेम सिचुएशन, गैस से तरल अवस्था में लाना पड़े तो ठंडा करना पड़े। इसी का नाम है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब तरल अवस्था में पहुंचाने के लिए हमको अत्यंत ठंडा करना पड़ता है, और कितना, -190 डिग्री सेल्सियस। जब -190 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कमी लाते हैं तब जाकर के प्राकृतिक गैस एलएनजी में कन्वर्ट होता है। तो अत्यंत ठंडा करना पड़ता है, लेकिन अत्यंत ठंडा करने का फायदा क्या है कि हम उतने ही क्षेत्र में उससे 3 से 4 गुना ज्यादा प्राकृतिक गैस ला पाते हैं। तो हमारा आयात बिल क्या हो जाएगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो जाएगा। तो अगर यूपीएससी कहे कि भारत मुख्यतः प्राकृतिक गैस का आयात गैसियस अवस्था में करता है तो स्टेटमेंट गलत होगा। भारत मुख्यतः प्राकृतिक गैस का आयात लिक्विड के फॉर्म में करता है, ये स्टेटमेंट ठीक होगा, क्योंकि हमको आयात बिल को कम करना पड़ेगा। अब ये बताइए कि एलएनजी के फॉर्म में हम मंगाए तो क्या भारत में जो टर्मिनल स्टेशन होने चाहिए वो अत्यंत ठंडे फॉर्म में उसको धारण करने की क्षमता रखे, और फिर हम उसको धीरे धीरे गर्म करके एलएनजी से एलएनजी से नेचुरल गैस में कन्वर्ट करें। तो हमारे टर्मिनल स्टेशन कैसे होने चाहिए, जो लिक्विड को गैसियस अवस्था में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करने की क्षमता। तो हम लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, फिर अपने पोर्ट के पास उसको दोबारा से रिकन्वर्ट करते हैं, कैसे, नेचुरल फॉर्म में, और उसके बाद फिर उसको स्टोर करते हैं या देश भर में उसको पाइपलाइन के माध्यम से एक्सपोर्ट कर दें, मतलब उसको पहुंचा देते हैं। ठीक है। अब ये बताइए कि क्या भारत को गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए? तो क्या पाइपलाइन का नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा पूरे देश में? ठीक है। इसी का नाम है ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, यह भारत सरकार के द्वारा जो जो पाइपलाइन है, प्राकृतिक गैस का जो पाइपलाइन है, इसका नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा ना। और देश का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा मतलब बिहार है, पूर्वांचल है, अगर इसका विकास करना है तो क्या हमको ये गैस उपलब्ध कराना चाहिए इस क्षेत्र में, ताकि उद्योग धंधों का विकास हो सके। क्योंकि पूर्वांचल और बिहार को अगर हम देखते हैं तो कोयला क्या है, न के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये रिसोर्स उपलब्ध करा पाए, प्राकृतिक गैस का खपत बढ़ा पाए, तो क्या उद्योग धंधों का विकास बेहतर तरीके से हो सकता है। कोयले का ट्रांसपोर्टेशन चुनौती है, लेकिन प्राकृतिक गैस का ट्रांसपोर्टेशन अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि पाइपलाइन से किया जा सकता है। तो पूर्वोत्तर भारत या पूर्वी भारत के विकास के पॉइंट ऑफ जहाँ कोयले के भंडार की बहुत कमी है, क्या प्राकृतिक गैस एक भूमिका निभा सकता है? यही नाम है ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, कि भारत के पूर्वी हिस्से में गैस की खपत को बढ़ाना है। इसी का नाम है, इसी का एक कंपोनेंट है, इसका नाम है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कि शहरों में गैस के डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बेहतर किया जाए, ताकि शहर में प्रदूषण एक मेजर प्रॉब्लम है। तो अगर शहरों में
एलएनजी या नेचुरल गैस की सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या बहुत सारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो पेट्रोलियम और डीजल से गैस में या सीएनजी में कन्वर्ट होंगी, क्योंकि ईजिली अवेलेबल होगा। तो ऐसे में शहरों के प्रदूषण को साध सकता है, अपेक्षाकृत आपके आयात बिल में कमी लाएगा, आपका जो उत्पादकता है या जो आप कह सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति, उसको कंट्रोल करने में एक भूमिका निभाएगा। तो भारत को क्या गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए? होना चाहिए। इसलिए भारत गैस के आयात को लगातार बढ़ाना चाहता है। एलएनजी के टर्मिनल्स या अपनी क्षमता को लगातार भारत एक्सपेंड कर रहा है। ये है कुल टॉपिक आपका मिनरल रिसोर्सेज से रिलेटेड। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। क्यूआरएम को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से मतलब तैयार करिएगा। और पीटी 365 की जो क्लासेस होंगी ना, अगर उसमें आप इनरोल होंगे, अगर देख रहे होंगे, तो वो क्लास 2-3 है जरूर करिएगा, क्योंकि वो मेरी लास्ट क्लास होगी, मतलब इस साल की लास्ट क्लास होगी। और उस साल की लास्ट क्लास होगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो शायद मैं अभी कवर नहीं कर पाया हूँ, उसमें बहुत सारे आयामों को मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। क्लियर है? मतलब जैसे नदी वाला टॉपिक है, तो कोशिश करूँगा कि पीटी 365 के लास्ट हिस्से में वैसी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया जाए। तो जितने भी आप क्लासरूम के स्टूडेंट हैं, मतलब अटेंड जरूर करिएगा, क्योंकि वो पावर प्लैक मतलब क्लास होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड करने का प्रयास रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो डिस्कशन जितना भी हो पाया फ्रूटफुल रहा होगा। आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, खूब मेहनत करिए, अभी समय है काफ़ी। अभी क्या है, अप्रैल का कौन सा तारीख है? 20-22 तारीख है, तो अभी पूरा मई पर पड़ा हुआ है, मतलब पूरा मई है, और 15 दिन उधर है, मतलब 45 दिन है बेहतर, और 7-8 दिन इधर है। अभी भी आपका जो कमज़ोर कड़ी रह गया है उसको भी आज मजबूत बना सकते हैं, मतलब इतना सफिशिएंट समय है ना। समय का सदुपयोग करिए, जितना मेहनत कर सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए 12 घंटे 14 घंटे जो भी आप मेहनत कर सकते हैं, अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पोषण मतलब भोजन पे ध्यान रखिए, नींद अच्छी लीजिए। और अभी अगले 1.5-2 महीने का एक ही टारगेट होना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। रिवीजन पे फोकस करिए, बार बार रिविजन्स करिए। 4-5 की एरियाज हैं, जैसे मैं क्लास में हमेशा बताता हूँ, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री। ये 5 एरिया पे ही यूपीएससी किसी न किसी को का वजन बढ़ाता और घटाता रहेगा। तो इन 5 कोर एरियाज को मजबूत बनाइए, देखिए कि कौन कौन से एरियाज इसमें से कमजोर हैं, उनको पे बेहतर तरीके से काम करिए। छोटी सी एक लाइन के साथ क्लास को कंप्लीट करते हैं, है ना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न खता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिंधु नदी में गोता गोताखोर लगाता है, जा जाके खाली हाथ लौटाता है। मिलते ही ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता उसका दुगना उत्साह इसी हैरानी में। हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपके लिए मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अभ्यास का टेस्ट दिए या कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, तो आप सोच के जाते होंगे कि यार आज तो 70 क्वेश्चन सही कर दूंगा, आज तो 80 कर दूंगा, ऐसा सोचते होंगे ना। लेकिन ऐसा होता नहीं होगा, है ना। मुश्किल है ना, जब कट ऑफ ही 75 गया है तो कैसे पहुंच जाएगा 75-80%, है कि नहीं। दिक्कत है। तो इसको ऐसे समझिए कि असफलता एक चुनौती है, जो टेस्ट आप दे रहे हैं उसको चुनौती की तरह लीजिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करिए। क्या कमी रह गई है देखिए और सुधार करिए, है ना। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऑल द बेस्ट, है ना।